हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन हिंदी मीडियम में यानी शारीरिक शिक्षा एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर 2024 के सेशन के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम कंप्लीट शारीरिक शिक्षा करेंगे, यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सारे एमसीक्यूज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है या मॉडल पेपर्स की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए, तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको जो है इसके क्वेश्चंस और साथ में एमसीक्यूज वगैरह लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर आपको इनकी इस वाले सब्जेक्ट की शारीरिक शिक्षा की पेड PDF खरीदनी है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट वाले विद आंसर मिलेंगे और एमसीक्यूज वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ वो PDF पढ़ के जानी है और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस याद करने की नीड नहीं है, ना ही कोई पेपर देखना, कुछ नहीं देखना। अगर आपको परचेज करनी है तो आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या इस वेबसाइट पर शॉप का एक सेक्शन मिलेगा आपको, शॉप नाम से, दुकान नाम से, तो वहां से आप जो है इसको परचेज कर सकते हो, या टेलीग्राम पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं वीडियो को। पहला चैप्टर है हमारा खेलों में योजना। वैसे एक चीज़ बता दूं, अगर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे सर चैप्टरों के नाम मैच नहीं कर रहे, कई सारे स्कूलों में गड़बड़े हो रही हैं कि पुरानी किताबें पढ़ा दी गई हैं, लेकिन अब की बार के सिलेबस में हरियाणा बोर्ड ने स्पेशली बोला था कि अब की बार 2024 के सेशन के लिए आपको CBSE की फिजिकल एजुकेशन की बुक पढ़नी है, कोई दूसरी बुक वैलिड नहीं होगी। पहले बुक अलग लगती थी, पुराने पेपर वगैरह 2023 और उससे पहले के जितने भी पेपर है, 22, 21, 20 जो भी पेपर है, कोई भी पेपर आपके किसी काम का नहीं है। सिर्फ 2024 का मॉडल पेपर है जो आपके कुछ काम आ सकता है, तो उसको पढ़ लेना और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करने पड़ेंगे। पुराने पेपरों में अलग किताब थी, अब की बार किताब ही अलग है, कहीं तुम उसको रटते रहो और फिर पता लगे कुछ और ही धप्पा हो गया तुम्हारे साथ पेपर में, तो उस चीज़ का पहले ध्यान रखना। चैप्टर 1 है हमारा खेलों में योजना। इसका पहला क्वेश्चन है प्रबंधन का मुख्य कार्य है। तो प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या होता है? योजना बनाना। देखो मैं ये यहाँ पे ऑप्शन पढ़ के और ऐसे नहीं करा रहा क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज है, तो ऐसे टाइम खोटी होगा और अब वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा सीधा क्वेश्चन और आंसर आपको करा दूँ। अब एक चीज़ जो ज़रूरी होगी नहीं, कुछ टॉपिक्स आपको हाईलाइट कर दिया करूँगा वीडियो के बीच में ही। एक और चीज़, आपको जो है सभी स्टूडेंट को वेबसाइट पे जाके cclchapter.com पर जाकर एक बार कम से कम इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। आंसर आपको बाद में देखने, पहले डिसाइड करना है कौन सा आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे अगर वेबसाइट पे प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम टाइम में। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लेना भाई, नहीं तो मैं तो कौन होता हूँ फिर बोलने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी योजना यह नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? विशिष्ट, तार्किक, निरंकुश, लचीला। तो कैसी नहीं होनी चाहिए? निरंकुश, यानी कोई लगान नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो अच्छी योजना ऐसी नहीं होती। नियोजन में प्रक्रिया को परिभाषित करने का अर्थ है। क्या अर्थ है? कार्यवाही के तरीके को परिभाषित करना। प्रिंट मीडिया यानी जो अखबार वगैरह होते हैं के साथ संपर्क के लिए जिम्मेदार कमेटी कौन सी है? तो कौन सी कमेटी है? इसमें जो है आपको सारी कमेटियों का ओवरव्यू पता होना चाहिए, कौन सी कमेटी क्या करती है। तो यहाँ पर है मार्केटिंग कमेटी, मसूरी करती है जो। खेल उपकरण की खरीद खालिस्तान कमेटी का कार्य है, तो कौन सी का? वित्त कमेटी, फाइनेंस कमेटी जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। नियमों और विनियमों का प्रकाशन किया जाना चाहिए, तो कहाँ किया जाना चाहिए? पूर्व आयोजन। नियम यानी कि रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, तो उनको हम कब बताएंगे? गेम में पहले ही तो बताएंगे, तभी तो गेम में मतलब चीटिंग नहीं होगी। हम बाद में बताने का क्या फ़ायदा उसको? तो पूर्व आयोजन, आयोजन होने से पहले, जो इवेंट है उसके होने से पहले हमें बताना पड़ेगा। एक मैच हार जाने के बाद एक टीम खालिस्तान से बाहर जाएगी, यानी कि आपने एक मैच खेला और आप सीधे बाहर, छुट्टी तुम्हारी, तुम मत आना वापस खेलने। तो वो कौन सा मैच होता है? नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। लीग में क्या होता है? आप हार गए, फिर दूसरी टीम के साथ खेलो, फिर वहाँ भी हार गए, सारी टीमों के साथ खेलो, सब में हार गए तो तुमसे फुद्दू कोई नहीं, तो तुम अब तो बाहर चले जाओ प्लीज, ऐसे होता है वहाँ पे। लेकिन नॉकआउट में तुम हार गए और सीधे बाहर गए, कोई दूसरा मौका नहीं है तुम्हारे लिए। और ये जो राउंड रोबिन टूर्नामेंट है ऑप्शन में, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, ये वाला जो है लीग टूर्नामेंट का ही दूसरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट समय बचाने में मदद करता है? वही है, तुम हार गए और सीधे बाहर गए, टाइम बच गया पूरा, तो वो है नॉकआउट टूर्नामेंट। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस?
वो मनाते हैं 29 अगस्त को। याद रख लेना ये जो डेट वगैरह, मैंने कोशिश करी है सबसे कम से कम डेट दूँ आपको MCQs वगैरह में, क्योंकि डेट जो है कुछ ज़रूरी डेट्स हैं जो तो देनी पड़ेंगी। मतलब होंगी टोटल इस पूरी वीडियो में आपको 5 के आसपास कुछ डेट मिलेंगे, 5 से 7 के बीच में, और वो डेट्स आपको जरूर याद करनी है। उनमें से कोई सा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हाईएस्ट चांस उनके। इनमें से कौन सी दौड़ भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाती है? मनोरंजन के लिए दौड़ होती है, जो विशेष कारणों के लिए दौड़, एकता के लिए दौड़, स्वास्थ्य दौड़। समझ गए नाम से ही, एकता के लिए दौड़, रन फॉर यूनिटी होता है इंग्लिश में। प्रमाण पत्र वितरण की जिम्मेदारी किसकी होती है? यानी कि सर्टिफिकेट जो देते हैं तो वो किसका काम होता है, कौन सी कमेटी का काम होता है? वो होता है लॉजिस्टिक कमेटी का। ये कागजात वगैरह संभालती है थोड़ा सा। सामुदायिक दौड़ आयोजित करने का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? प्रतिभागी पहचान। सामुदायिक जो दौड़ होती है उसमें बहुत सारे लोग भागते हैं, बच्चे भागते हैं, तो उसमें पता लगता है कि कौन सा अच्छा भागने वाला है, कौन सा, वो अलग अलग चीजें पता लगती हैं। 19 टीमों के नॉकआउट मैच में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? अब ये जो टीमें हैं ये बदल सकते हैं, इसके लिए आपको सिंपल फंडा है, पूछते हैं ज़्यादातर नॉकआउट टूर्नामेंट की है। नॉकआउट जो मैच होंगे, जितनी टीम होंगी उससे एक मैच कम होता है, बस सीधा फंडा है, कोई दिमाग नहीं खोना। जितनी टीम है उससे एक कम। 19 टीम है तो 18 मैच, 20 टीम है तो 19 मैच, ऐसे होते हैं बस उनके, कोई फालतू दिमाग नहीं है। नॉकआउट टूर्नामेंट को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन टूर्नामेंट, यानी बाहर निकालने वाला टूर्नामेंट। टीमों की सम संख्या के लिए लीग मैच में मैचों की संख्या निर्धारित करने का सूत्र क्या है? यानी कि सम संख्या, देखो दो टाइप की होती है टीमें, सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। संख्याएं पढ़ी होंगी ना मैथ वगैरह में आपने, तो आपको हमसे पूछा जा रहा है अगर सम संख्याएं हैं तो हम लीग मैच, ध्यान रखना, लीग मैच में मैचों को निर्धारित कर कुछ फार्मूले से करेंगे, n इंटू n-1/2 में। जैसे कि 20 टीम है तो 20 गुणा में 19 और बटे में 2। ये वैसा ही है जैसे 20 वहाँ पे नॉकआउट में था ना, तो नॉकआउट में क्या था, अगर 20 टीम है तो मैच कितने होंगे? 19 मैच होंगे। यहाँ पे उनकी गुणा करो और फिर 2 से भाग कर दो, तो यहाँ पे ऐसे होता है। यदि 17 टीमें हैं तो कितनी बाई दी जाएंगी? अब बाई के लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, 2, 4, 8, 16, 32, वो वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जिसको हम घात बुलाते शायद है ना हिंदी में, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे करके। अब होता क्या है, जितनी भी टीमें हैं यहाँ पे जो उससे बड़ी संख्या है उसको आपको उसमें से, इस टीमों में से घटा देना है। अब यहाँ पे 16 के बाद अगर यहाँ पे 15 होता तो हम 16 में से घटा देते, एक बाई आती, लेकिन यहाँ पे है 17 तो हमें 32 में से 17 घटानी है, और जो भी बचेगा वो उतनी बाई आएंगी, तो बचेगा शायद 15 बचता होगा, तो 15 बाई हमें देनी है। इस तरीके से होता है। यदि 15 टीमें हैं तो नॉकआउट टूर्नामेंट के पहले दौर में कितने मैच खेले जाएंगे? अब उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 15 टीम है, पहले दौर में कितने खेले जाएंगे? उसमें 7 मैच, और उसके लिए आपको क्या करना है वो समझ लो कैसे निकलते हैं ये। 15 टीम है टोटल। अब फंडा वही है कि पहले तो पता लगाओ बाई कितनी देनी है, पहला राउंड तो तभी खेलोगे, पहले बाई तो निकाल लो उनकी। तो बाई कितनी होगी? 16 माइनस 15, जैसा कि हमने पता है 2, 4, 8 वाले उस कंसेप्ट से, 2, 4, 8, 16 उससे, तो 16 माइनस 15, एक बाई देनी है। एक बाई में बची कितनी टीम? 14 टीम। 14 के मैच होंगे और टोटल मैच दो, अकेली टीम खुद अपने साथ मैच थोड़ी ना खेलेगी, दूसरे के साथ खेलेगी, तो 14/2, 2 टीमों के साथ एक मैच होता है, तो 2 सत्ते 14, 7। तो इस तरीके से आपका 7 आंसर आता है। ठीक है, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि 15 ही पूछेंगे, रैंडमली पूछ सकते हैं, और इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ MCQ जो इनको। और जो समझाने वाले नहीं है, सिंपल रटने वाले, तो यार वो तो रटने ही पड़ेंगे ना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 2, खेल और पोषण। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो कौन सा इनमें से? देखो 2 टाइप के होते हैं, सूक्ष्म वाले होते हैं, एक बड़े वाले होते हैं, ज़्यादा नीड होती है जिनकी। तो अब सूक्ष्म की बात करें, इनमें से कौन सा नहीं है? वो है प्रोटीन। और सूक्ष्म नहीं है उनमें कौन से? 3 ही होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन तीनों में से ही होता है, बस उनमें घुमाते रहते हैं, और बाकी सारे सूक्ष्म है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो कौन सा है? विटामिन बी। आयरन एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? सूक्ष्म खनिज का, स्थूल खनिज का, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट का। तो किसका हिस्सा है? सूक्ष्म खनिज का। वसा और तेल अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? वो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ के अंदर आते हैं। वसा तो एनर्जी सोर्स ही होती है एक्चुअल में। 1 ग्राम वसा प्रदान करता है, कितनी कैलोरी देती है 1 ग्राम वसा? 9 किलोग्राम कैलोरी। एंथोसाइनिन रंग देते हैं, किसको रंग देते हैं? वो अंगूरों को। ये केमिकल सब्सटेंस होता है। तो देखो ये हिंदी और इंग्लिश सब में सेम ही लिखा जाता है। ऑक्सलेट मौजूद होते हैं, किस में होते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियों में।
एक सप्ताह में कम से कम कम करने के लिए आदर्श वजन कितना है, यानी कि तुम्हें अगर स्टैंडर्डली बताएं तो एक सप्ताह में तुम्हें इतना वजन कम करना चाहिए, उससे ज़्यादा घटाना नहीं चाहिए, दिक्कत हो सकती है। तो वो कितना होता है 500 से 1 किलोग्राम। यार इतना तो ऐसे ही घट जाता है अगर तुम भूखे हो एक दिन के लिए। 25 से 29.9 के बीच BMI है, यानी कि हमने जो है ना BMI का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। BMI इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा ना, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन बड़े वाले, तो उनमें मैं BMI का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दूंगा कैसे क्या होता है सारी चीज़ें। फिलहाल जो है 25 से जो है स्टैंडर्ड होता है, 25 से ऊपर जाओगे तो मोटापे के शिकार हो। तो क्या है यहाँ पे अधिक वजन। मानव शरीर में पानी की भूमिका है। क्या करता है पानी? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा तो नहीं देता, मरम्मत करता है ये काम। देखो ऊर्जा देना काम किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का। कोशिका की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। बीमारी से कौन बचाता है? विटामिन बचाता है। ऑप्शन एक ही है जो पानी का काम है, तापमान नियंत्रित करना। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो कौन से वाला है वो पानी में घुल जाए? विटामिन बी और विटामिन सी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में खालिस्तान कैलोरी होती है, कितनी होती है? 4 कैलोरी 1 ग्राम में, ग्राम की बात करें ना तो 4 कैलोरी होती है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म खनिज नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 योग जीवन शैली रोगों के निवारक के रूप में। योगा वाला चैप्टर है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा चैप्टर एक्चुअल में। योग सूत्र का संकलन खालिस्तान में है। योग सूत्र ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा वगैरह जो किताबें लगी हुई है हिंदी में उसमें भी बहुत बार रिपीट देखने को मिला है मेरे को। ये योग सूत्र का संकलन किस में है? वह पतंजलि में। ये बाबा रामदेव वाली पतंजलि नहीं है, ये प्राचीन ग्रंथ एक्चुअल में। पतंजलि के अनुसार आसन की परिभाषा है, तो क्या परिभाषा है? आरामदायक स्थिति में बैठना, उसी को हम आसन बुलाते हैं। योग में आसन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 3 प्रकार के। उत्सर्जन तंत्र के प्रदर्शन के लिए कौन सा आसन अच्छा है? तो कौन सा आसन है वो? पवन मुक्त आसन। उत्सर्जन तंत्र, देखो पहले तो आपको तंत्रों का पता होना चाहिए कौन सा आसन का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको वो पता होना चाहिए कि कौन सा आसन कैसे होता है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो, रफ आइडिया कि इस आसन से ये होता होगा कहीं ना कहीं। WHO के अनुसार BMI के अनुसार अधिक वजन का मानदंड है। देखो ये जो है एक अथॉरिटी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग डाटा निकालती है, ठीक है। अब ये जो है काफ़ी सारी और भी चीज़ें करती है, उसके अनुसार पूछ रहे हैं, और साथ में BMI के अनुसार भी, दोनों के अनुसार अधिक वजन का मानदंड क्या है। दोनों ने सलाह मिला के बोला कि इससे ज़्यादा वजन है तो तुम भारी हो, धरती पे बोझ हो। तो वो कौन सा वजन है? 25 से 29 के बीच में। उससे ज़्यादा तो फिर तुम मोटापे के शिकार हो, अगर 29 से ऊपर जा रहे हो। कौन सा आसन लीवर की कार्य क्षमता बढ़ाता है? तो लीवर की कार्य क्षमता के लिए है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब ये जो है आपको अगर डायग्राम याद आएंगे, देखो जैसे वज्रासन बोला, वज्रासन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, कैसा करते हैं वज्रासन को। मकरासन बोला, मकरासन आना चाहिए याद। अर्धमत्स्येंद्रासन बोला, आ जाना चाहिए याद। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ज़्यादातर जो आसन होते हैं वो इसी हिसाब से काम करते हैं। अगर सांस ले रहे हो तो उत्सर्जन तंत्र में, अगर सांस मतलब उसमें ज़्यादा प्रक्रिया सांस लेने वाली होती हैं। अगर आपका नॉर्मल खिंचाव है आगे की साइड पीछे की साइड, तो उससे आपको पता लग जाता है कि वो पेट पे काम करेगा। घूम रहे हो तो साइड में जो किडनी विडनी होती है, लीवर वगैरह, उन पे काम कर। तो इस तरीके से पता लगता है टोटल की, हाँ राउंड ऑफ हम अंदाजा लगाते हैं, एग्जैक्ट रट नहीं सकते इन चीज़ों को, क्योंकि एक आसन बहुत सारी जगह पे काम करता है। वज्रासन करने के बाद मांसपेशियों को आराम देने के लिए कौन सा आसन सुझाया जाता है? तो कौन सा है वो? शव आसन। शव आसन में क्या होता है? सीधे पसर जाओ जैसे मर गए हो, और अपनी हथेलियां आसमान की तरफ कर लो। आपने डायग्राम देखा ही होगा, देखो मैं छाप भी देता हूँ, सस्ता डायग्राम, सबसे आसान ये है आपका थोबड़ा, और ये आपने हाथ ऐसे कर लिए, हथेलियां ऊपर करनी है, ठीक है। ये टू टू टू, और आप ऐसे पड़े हो बस, ठीक है। रुको, टांग तो बनी नहीं, ये लो, ठीक है। अब इस तरीके से जो है आप ऐसे लेट जाते हो जमीन पे, सिंपल जैसे सोते हो सीधा स्ट्रेट, तो उसको हम शव आसन बुलाते हैं। उससे पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, आराम मिलता है, तभी तो सोने से आराम मिलता है। ये हम सोते समय मोस्टली यही कर रहे होते हैं। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? मधुमेह समझ गए होगे, डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी ग्रंथि होती है? उसमें होती है अग्नाशय, इंग्लिश में बोले तो पैनक्रियाज। पाल्यूरिया खालिस्तान से संबंधित है, तो किससे है वो?
अत्यधिक पेशाब से। देखो जब भी आपको कहीं भी कोई शब्द ऐसे साइंटिफिक शब्द मिले ना जिसमें यूरिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा हो, वो ज़्यादातर पेशाब से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे पॉलीयूरिया है, यूरिया का मतलब ये है कि पेशाब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर किसी जीवित प्राणी की बात करते हैं तब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम केमिकलों की बात कर रहे हो फिर अलग सीन है। भुजंग आसन को खालिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो भुजंग आसन को हम जानते हैं कोबरा आसन के नाम से। भुजंग आसन कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे आपके हाथ रखे होते हैं तो ऐसे सांप जैसे दिखते हो आप, इसी वजह से इसको कोबरा आसन भी बुलाते हैं। पवन मुक्त आसन के लिए प्रारंभिक आसन के रूप में कौन सा आसन सुझाया जा सकता है? तो पवन मुक्त आसन के लिए से पहले आपको करना चाहिए मत्स्येंद्रासन। अस्थमा अटैक का कारण है। अस्थमा समझते हो, सांस लेने में अटक जाता है, सांस नहीं आता, तो उसका कारण क्या हो सकता है? एलर्जी, धुआं, व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी। देखो आप लोगों में से कुछ तो यही सोचेंगे सर व्यायाम कैसे हो गया। देखो होता क्या है, जिसको अस्थमा का अटैक आता है ना, वो कई बार मतलब नॉर्मल अगर आप फिट हो, ठीक है, जिम में एक हैवी वेट उठा लिया तो आपका शरीर एक ओवरलोड हो जाता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो वो भी एक काइंड ऑफ अस्थमा अटैक। और जिसको अस्थमा हो रखा है अटैक, उसी को तो आएगा अस्थमा अटैक। अब उसमें क्या होता है, उसमें व्यायाम करने से शरीर में जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो एकदम से रुक सी जाती है और वो अस्थमा अटैक का कारण बनता है। इसीलिए जिसको अस्थमा अटैक है उसको एक्सरसाइज करने से मना किया जाता है। तो ये उपरोक्त सभी इस वजह से आंसर। बाकी एलर्जी धुएं का तो तुम्हें पता ही है, उसमें तो आपको सांस ना अगर धुएं में छोड़ दे तो। किसी व्यक्ति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खराब आदान प्रदान का परिणाम है। क्या परिणाम है? श्वसन विफलता, यानी कि सांस नहीं आएगा। ऑक्सीजन का लेन देन खराब हो गया मतलब सांस के फैल हो गया तुम्हारा सांस लेने वाला सिस्टम। अस्थमा को ठीक करने के लिए कौन सा आसन आधार आसन है, यानी कि कौन से आसन से आप इसको ठीक कर सकते हैं? वो है चक्रासन से। चक्रासन में क्या होता है, दो पैर आपके ऐसे खड़े हो, सीधे खड़े हो तुम, ठीक है, पीछे की साइड में आपको दोनों हाथ लगाने जमीन पे, ठीक है, इस तरीके से वो आसन होता है आपका चक्रासन। इसमें आपको देखो ये अस्थमा ठीक होता है, साथ में पेट में अगर चर्बी वगैरह चढ़ी हुई है उसको भी घटा सकते हैं। काफी सारे जो है इससे इफेक्टिव रहते हैं आसन वगैरह से। किस बिंदु पर रक्तचाप को उच्च माना जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को हाई माना जाता है, हाई बीपी हो जाता है ना, तो वो किस पे है? 120 से ज्यादा होने पर। तो यहाँ पे हमारा आएगा 210 पर 120, यानी कि देखो इन्होंने थोड़ा लॉजिकली बना रखा अजीब से टाइप से ऑप्शन। कोई बात नहीं, वैसे आपको पता होना चाहिए 80 से 120 के बीच में तो होता है नॉर्मल सामान्य रक्तचाप। अगर 120 से ज्यादा चला जाता है 210 तक में तो वो होता है उच्च रक्तचाप, और उससे 80 से कम चला जाता है तो होता है निम्न रक्तचाप, ठीक है। अब इसमें जो है 210 तुम बोलोगे सर 210 से आगे क्यों नहीं जाता? भाई नसें फट जाएंगी, उसके बाद वो जिंदा नहीं बचने वाला, तो इस वजह से वो मैक्सिमम ही मान लो उसको तुम। तो 120 पर 210, ठीक है, सॉरी 210 पर 120 आना था यहाँ पे, ऑप्शन में डी ऑप्शन है, उल्टा सीधा लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कमर दर्द के लिए सुझाया गया कौन सा आसन कटी स्नायु शूल के लिए वर्जित है? तो कौन सा आसन है वो है शलभासन। खालिस्तान मुद्रा नाग की तरह, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे ना, सांप के जैसा आसन होता, कौन सा आसन था वो? भुजंग आसन। निम्नलिखित में से किस आसन का उपयोग अस्थमा को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता? अभी तो पूछ रहे थे कौन सा आसन करते हैं यूज, कौन सा नहीं करते, तो वो है ताड़ासन। ताड़ासन क्या होता है? आपको बस सीधा अपने खड़े होना, पैर, अरे डायग्राम, रुको डायग्राम छाप देता हूँ। देखो मैं डायग्राम इसीलिए छाप रहा हूँ ताकि तुमको याद रहे बस, और कोई पर्पस नहीं है मेरा डायग्राम छापने का। ताड़ासन में क्या होता है, अपने हाथों को जस्ट ऊपर खींच लो, सीधे ऐसे होते हैं ना, जैसे टीचर ने पनिशमेंट दे दी हो तो वैसे करना आपको, तो उसको हम ताड़ासन बुलाते हैं। उसको नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है। लंबा, क्योंकि आपको खुद ही मतलब हाथों में दर्द होगा, आपका जो चेस्ट है वो खिंचाव महसूस करते हैं और जैसे सांस नहीं आता प्रॉपरली। लंबाई बढ़ाने में कौन सा आसन सहायक है? वही है जो टीचर तुमको पनिशमेंट देते हैं। टीचर को पता है यार कि पनिशमेंट से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, तो इसीलिए वो ताड़ासन करवाते हैं तुमसे फिर, और फायदा भी हो जाता है, आप काम भी करके लाते हो फिर स्कूल का, है ना। इनमें से कौन, आप बताना किसने ताड़ासन किया हुआ कमेंट में जरूर से, स्कूल के अंदर एक्टिविटी के तौर पे नहीं, पनिशमेंट के तौर पे। इनमें से कौन सा आसन भोजन खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है? तो वो कौन सा आसन है? वो है आपका वज्रासन। आपने देखा होगा ना, ज्यादातर वो ऐसे बैठ जाते हैं, घुटने मोड़ो और ऐसे बैठ जाओ, तुम ऐसे हो, ठीक है। बस डायग्राम मेरे थोड़े सस्ते हैं, तुम समझ जाते हो कि हाँ ऐसे ऐसे बैठते हैं ना हम लोग, ये टांगे तुम्हारी, सॉरी टांगे ऐसे टूट जाएंगी, पीछे लो टांगों को, तो इस तरीके से आप बैठते हो, तो ये हो गया आपका वज्रासन। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी दिव्यांग, इनको हम CWSN भी बुलाते हैं। कई जगह पे आपको CWSN भी लिखा हुआ मिल सकता है इंग्लिश में, इंग्लिश का वर्ड हिंदी के पेपर में भी मिल सकता है इसमें, तो कंफ्यूज मत होना। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी हम दिव्यांगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। जन्म के समय मौजूद विकलांगता को कहा जाता है। कौन सी विकलांगता है वो है जन्मजात विकलांगता। नाम से पता लग रहा है जन्मजात यानी जन्म से है। अदृश्य विकलांगता वो होती है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, यानी कि आपका दिमाग का लेवल कम होता है, आप सोच नहीं सकते उस लेवल पे, आपको किसी को दिख थोड़ी ना रहा वो चीज़ कि आप बेवकूफ़ हो, वो तो बस कुछ एक्टिविटी करोगे तो पता लगेगा, तो वो होती है काइंड ऑफ अदृश्य विकलांगता। संज्ञानात्मक विकलांगता होती है और अस्थायी। अस्थायी है जैसे किसी ने चोट वोट खा ली तो वैसे वाली होती है। संज्ञानात्मकता मेरे को भी ध्यान नहीं है कौन सी वाली थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम करेंगे वहाँ पे पढ़ लेंगे सारी चीज़ें। जन्मजात विकलांगता कौन सी है, तो इनमें से बता दो कौन सी है। तो देखो पोलियो तो बाद में होती है जब पैदा होता है, फिर टिक्के विक्के लगवाते भी हैं, तो कौन सा है, A और B दोनों, यानी डाउन सिंड्रोम भी है और मस्तिष्क पक्षाघात भी है, यानी कि दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, वो जन्मजात ही है एक्चुअल में। विकलांगता की उस श्रेणी का नाम बताइए जिससे दूसरों के लिए पहचानना स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। तो वो क्या है, अदृश्य, क्योंकि पता ही नहीं है भाई तू विकलांग है या नहीं है, तो दूसरा कैसे पहचानेगा। अदृश्य विकलांगता कौन सी है इनमें से, ऑप्शन देखो, डिसलेक्सिया, स्वलीनता, आत्मविहो, वर्णपट विकार, ADHD, डाउन सिंड्रोम। तो कौन सा है, डिसलेक्सिया। यदि बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति का IQ स्तर 50 से 55 के बीच में है तो आप उसे कौन सी श्रेणी में रखेंगे, हल्की श्रेणी में या फिर बेवकूफ़ टाइप में श्रेणी में, मतलब उनकी IQ लो है, लो IQ में रखेंगे हम उनको। बौद्धिक विकलांगता में एक आनुवंशिक विकार पाया जाता है जिसे कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। विश्व विकलांगता दिवस, ये डेट जरूर याद रखना, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। ADHD किस प्रकार का विकार है, तो वो कैसा विकार है, मानसिक विकार। चीज़ों को ये जो है ना, अब आप सोच रहे हो ADHD क्या आ गया, OCD, अगर चैप्टर पढ़ के ही नहीं आए तो भाई थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगा आपको इस चीज़ का, लेकिन अगर आप पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे फिर ये वाली देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे मैंने सारे टॉपिक, जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे करा रखे हैं वहाँ पे। चीज़ों को एक निश्चित क्रम में रखना किसका सूचक है, वो है OCD का। एक विकार जिसे बौद्धिक विकलांगता के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है वह है, कौन सा है वो विकार, डाउन सिंड्रोम। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को। ये शायद कहने को है अमेरिका साइड में मनाया जाता है, इधर नहीं मनाते, आई थिंक सो 2 अप्रैल को मनाते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, खेलों में बच्चे और महिलाएं। एक गतिविधि जो सरल मोटर कौशल का उदाहरण नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, वो है चित्रकारी। बाकी सारों में एक्टिविटी हो रही है, इसमें नहीं हो रही, चित्रकारी में तुम बैठ के आराम से ड्राइंग कर रहे हो। एक गतिविधि जो बढ़िया मोटर कौशल का उदाहरण नहीं है तो वो कौन सा, इनमें बाइक चलाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, कुछ तो मोटर कौशल में तुम उलझे रहोगे, इंग्लिश में बोलोगे तो तभी समझ आ जाएंगे तुमको, इंग्लिश में पढ़ोगे तो। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें जो हिंदी में नहीं समझ आती इंग्लिश में आ जाती है, कुछ ऐसी होती है जो इंग्लिश में नहीं आती हिंदी में आ जाती है। तो पेपर तो वैसे दोनों में आएगा, तो अच्छे से पढ़ के अटैम्प्ट करना है MCQs वगैरह को। 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों की में गतिविधि की न्यूनतम अवधि तीव्रता खालिस्तान प्रति सप्ताह होनी चाहिए। तो कितनी गतिविधि, 75 मिनट, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं 75 से ज़्यादा, 65 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, बुढ़े लोग हैं जो, तो उनको एटलीस्ट एक हफ्ते में 75 मिनट का कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाट पे बैठे हुए हैं तो वो जाम हो जाएंगे उनके, मतलब वो एक्टिविटी फिर वो चल भी नहीं पाएंगे, बहुत सारी बीमारियां उनको जकड़ लेंगी। जिस दर पर गतिविधि की जा रही है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तीव्रता। पैरों की विकृति, इनमें से बता दो पैरों में कौन सी विकृति होती है, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, घुटनों का टकराना, कॉइलोसिस। ये जो 3 बीमारियां हमने पढ़ी हैं, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, ये सारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, और घुटनों का टकराना ये जो है आपका पैरों की विकृति है। घुटनों का टकराना, इसको हम इंग्लिश में नोकनी कहते हैं, हिंदी में भी कई बार नोकनी लिखा जाता है। लॉर्डोसिस एक समस्या है, निचली पीठ की, मध्य पीठ की, ऊपरी पीठ की, कंधे की। तो किसकी है लॉर्डोसिस, निचली पीठ की।
देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, लॉर्डोसिस में एल, और एल जो है लोअर हिस्सा है, नीचे वाला, हमारी रीढ़ की हड्डी का लोअर हिस्सा है, तो ऐसे जो है आप निचली पीठ इस तरीके से याद रख सकते हो। स्कोलियोसिस में क्या होता है, स्कोलियोसिस नाम से पता लग रहा है एस, ठीक है, एक आसनीय विकृति है जो संबंधित है मांसपेशियां, कंधे, पैर, रीढ़ की हड्डी से। स्कोलियोसिस में आपकी हड्डी सी शेप में हो जाती है। वैसे हड्डी कैसी होती है हमारी, जैसे ये देखो तुमको बना के दिखाता हूँ, ये हमारा जो है कमर है, ठीक है, ये कमर है, यहाँ पे गर्दन है आपकी, ये लो, ठीक है, स्टैचू सही बन गया ना। अब इसमें रीढ़ की हड्डी स्टैंडर्डली होनी चाहिए ऐसी सीधी सी होती है ना, मतलब थोड़ी टेढ़ी भाग गई मेरी खुद ही, लेकिन होती कैसी है ये हड्डी ऐसा होने की बजाय ऐसी सी हो जाती है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है, जैसे किसी ने पीट पीट के सरका दी हो इधर उधर, तो ये वो वाली बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है, ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, बाकी मांसपेशियों से नहीं है, रीढ़ की हड्डी आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। काइफोसिस एक विकृति है जो संबंधित है, तो वो काइफोसिस जो है वो भी रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। काइफोसिस में अलग कंडीशन होती है और उसमें अलग होती है, इसका तो मैंने समझा दिया तुमको, काइफोसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे समझा दूंगा, वहाँ पे सारे हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता, कौन से खेलों में जीता था, सिडनी के खेलों में। साक्षी मलिक ने खालिस्तान में पदक जीता, कब, कौन से में, कुश्ती में जीता था साक्षी मलिक ने। अभी जो है एक और जीत के आया था ये, तो उसका भी शायद नाम आ सकता है, मेरे को ध्यान नहीं है नाम एक्चुअली अभी। बार बार मासिक धर्म को इस रूप में जाना जाता है, ये जो है ना, ये ऊपर हमने पढ़ा कर्णम मल्लेश्वरी साक्षी, एक करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन है, पूछ लेते कभी कभार। बार बार मासिक धर्म को इस रूप में जाना जाता है, किस नाम से, पॉलीमेनोरिया, इस नाम से जाना जाता है। यदि मासिक धर्म चक्कर युवा अवस्था में शुरू नहीं होता तो स्थिति को कहा जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है प्राथमिक अमेनोरिया। ये महिलाओं में होता है मासिक धर्म चक्कर, पीरियड्स जिसको बुलाते हैं इंग्लिश में। हड्डियों के घनत्व में कमी और हड्डियों के अनुचित गठन के कारण हड्डियों का कमजोर होना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओइसोफोरोसिस। इसमें क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेलिंग ध्यान रखना, बहुत काम का वर्ड है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ओइसोफोरोसिस, इसमें क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस में आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और वो अपने आप टूटने लग जाती हैं, तो ऐसा होता है, मतलब इसमें एक बीमारी है काइंड ऑफ ये, ठीक है, और ज़्यादातर ये महिलाओं में पाई जाती है, इसी वजह से उनकी हड्डियां दुखती रहती हैं बार बार, इधर से दुख रही है उधर से, तो वो इसकी वजह से कैल्शियम की, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस से हड्डी बनी होती है ना, तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और अनुचित गठन हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डी होने लग जाती है धीरे धीरे, और फिर वो टूट जाती है, कुछ भी हो जाती है दिक्कत फिर बाद में। महिलाओं में ओस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है, तो क्या कारण है उनका, वो है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, सबसे बड़ा कारण वो यही है। और कैल्शियम की कमी तुम सोचोगे गया कहाँ कैल्शियम, हमारे पास तो है, अब जो पुरुष है उनको तो पता है कि हाँ उनके कैल्शियम कहीं नहीं जा रहा, लेकिन महिलाओं का क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी वजह से जो कैल्शियम है उनके शरीर की कुछ बच्चे में चली जाती है और उसकी रिकवरी नहीं हो पाती, तो इस वजह से ये बीमारी जो है कॉमनली देखी जाती है। महिला एथलीट ट्राइड एक सिंड्रोम है जिसकी विशेषता है, क्या विशेषता है, उपरोक्त सभी, यानी कि ओस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया, भोजन विकार, तो ये सारी जो है एक इसी में आते हैं, महिला एथलीट ट्राइड में, ये जो है एक सिंड्रोम है। एनोरेक्सिया में किस प्रकार के व्यक्ति जुलाब या मूत्रवर्धक लेने से वजन कम करता है, तो किस में करता है, बुलिमिया नर्वोसा में। काइफोसिस को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जानते हैं काइफोसिस को हम, हालो बैक, हंच बैक, कर्व बैक, दोनों ए और सी, तो किस में, हंच बैक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, खेल कूद में परीक्षण और मापन। आंशिक कर्लप परीक्षण खालिस्तान के लिए होता है, तो किसके लिए होता है, अब आपको अलग अलग परीक्षण होते हैं अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, तो आपको उसका पता होना चाहिए ऑलरेडी कि कौन से क्या आपका होता है। अब ये वाला जो है आंशिक कर्लप, इससे क्या होता है आपकी टेस्ट, इससे होती है पेट की ताकत और सहन शक्ति जो है आपकी टेस्ट होती है, यानी कि एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और एंडोरेंस, सहन शक्ति यानी एंडोरेंस। अगर कोई पहले इंग्लिश में पढ़ के आ रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको साथ में समझ आ जाए कि हम किसकी बातें करते हैं। सीट एंड रीच टेस्ट खालिस्तान के लिए होता है, वो होता है लचक टेस्ट करने के लिए, लचीलापन टेस्ट करने के लिए, ये सबसे आसान टेस्ट और सबसे पॉपुलर टेस्ट है ये। सीट एंड रीच में क्या होता है, आपको बैठाया जाता है ज़मीन पे, ये तुम्हारी टांगे हैं, ठीक है, छाप रहा हूँ मैं, रुक जाओ थोड़ा सा सब्र रखो। उसके बाद में आप बैठे हो, ठीक है, बैठ गए, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बैठ के अपने पैरों को ऐसे टच करना है, ऐसे करके, ठीक है, गर्दन पता नहीं कहाँ गई, ये रही गर्दन तुम्हारी, तो इस तरीके से जो आपको पैर, अब
जरूरी नहीं है ना सबके पैर हाथों तक पहुंच जाए, ऐसे हाथ पैरों तक पहुंच जाए, किसी के आदि यहाँ तक पहुंचेंगे तो वो नाप लेते हैं कि वो कितना जो है यहाँ पे बैंड हुआ, कितनी दूर रह गया है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पैरों से भी आगे भाग जाएंगे, यहाँ तक भी आ सकते हैं कुछ के। तो ये जो है इससे लचक का टेस्ट होती है कि हाँ तुम लचीला है तुम्हारा शरीर या नहीं। अब लचक कहाँ होगी, कुल मिला के रीढ़ की हड्डी से जो है लचक का पता लगता है हमारा मेन। तो बैरोमोटर क्षमता परीक्षण का कौन सा आइटम नहीं है, तो कौन सा है, पुशअप्स, जिससे हम इसको पता नहीं लगा सकते। लड़कों के लिए मेडिसिन बॉल पुट पर मेडिसिन बॉल का वजन कितना होता है, तो कितना है, 3 किलो। हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट के लिए परीक्षण अवधि है कितनी होती है, 5 मिनट की। VO2 अधिकतम निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है, तो किसकी नहीं है, नाम की। क्योंकि देखो नाम से क्या, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा नाम ये है और उसका ये है तो नाम से फर्क पड़ जाएगा, इसका VO2 मैक्स कम है इसका ज़्यादा है, ऐसे नहीं होता ना। बाकी सारी चीज़ें फ़र्क डाल सकते हैं, आपका वजन, आपका जो है जेंडर क्या है, एज क्या है, उससे फ़र्क पड़ेगा। आपके नाम से फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ में कुछ भी। कौन सा रिकली और जोन्स टेस्ट का आइटम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सीट एंड रिच टेस्ट। रिकली और जोन्स टेस्ट के आर्म कर्ल में पुरुषों के लिए डंबल का वजन कितना होता है, 8 पाउंड का होता है। ये जो है ना रिकली जोन्स टेस्ट आई थिंक बुजुर्ग लोगों के लिए बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लचीलेपन को नहीं रोकता है, वो है फेफड़ों की कार्य क्षमता, क्योंकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण में आयु वर्ग की सीमा खालिस्तान है, तो कितनी है, 60 से 94 के बीच में। देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 65-95 भी दे रखा है, एग्जैक्ट याद रखना है 60 से 94, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7, शरीर क्रिया विज्ञान और खेलों में चोटों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी टाइप की चोटें वगैरह होती हैं। खालिस्तान प्रणाली 5000 मीटर दौड़ के दौरान ऊर्जा प्रदान करती है, तो कौन सी करती है, वो है एरोबिक प्रणाली। देखो 2 टाइप की प्रणाली आपको एटलीस्ट इस चैप्टर से पता होनी चाहिए जो कि बहुत काम की है, एरोबिक और एक है अवायवीय। नाम से ही पता लग रहा है एरोबिक में आप जो एक्टिविटी करते हैं उसमें सांस लेते हैं, और ये एक्टिविटी बड़ी टाइप की एक्टिविटी है, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है इन एक्टिविटीज़ को करने में। अवायवीय वो होती है छोटी छोटी एक्टिविटी, मतलब 20 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटी होती है अवायवीय, जिसमें आप सांस नहीं लेते। जैसे 50 मीटर का स्प्रिंट मारना होगा, एकदम से भागोगे ना, सांस का मौका ही नहीं मिलेगा तुमको एक्चुअल में। एरोबिक में तुम साइकिल चला रहे हो, तुम घोड़ा गाड़ी चला रहे हो, ऐसे भटक रहे हो, पैदल भाग रहे हो दूर तक, बहुत दूर तक, तो ऐसे वाली एरोबिक होती है जिसमें बीच बीच में सांस लिए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं 5000 मीटर तुम ऐसे ही भाग जाओगे बिना सांस लिए, बस बहुत सांस लेने पड़ेंगे तुमको, तो एरोबिक प्रणाली में आता है। धीमे चिकने रेशे खालिस्तान रंग के होते हैं, कैसे होते हैं, लाल रंग के। VO2 मैक्स खालिस्तान से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, श्वसन तंत्र से। मांसपेशियों का कौन सा गुण नहीं है, मांसपेशियां क्या नहीं करती, सिकुड़न मतलब सिकुड़ती नहीं है, उत्तेजना, विस्तारशीलता, सहनशीलता, तो क्या नहीं है, सहनशीलता, वो ड्यूरेबल नहीं होती, उनके अंदर उनका अलग पर्पस है, वो अलग चीज़ों में की वजह से होती है, मांसपेशियों का ये कोई कार्य नहीं होता, मतलब कि सहनशीलता नहीं होती। यह आमतौर पर परिभाषित एक ऐसी स्थिति है जिसमें वयस्कों में किसी व्यक्ति की विश्राम हृदय गति 60 बीट प्रति मिनट यानी BPM से कम होती है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रैडीकार्डिया। यह 1 मिनट में हृदय के प्रत्येक पक्ष वास्तव में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। यानी कि दिल ने, हमारा दिल क्या होता है, मतलब जो खराब ब्लड है उसको अंदर लेता है पहले, उसको फिर अलग अलग जगह भेजता है, फिर प्योरीफाई ब्लड को अपना अलग सर्कुलेट करता है, ठीक है, जो भी फिल्ट्रेशन सिस्टम वगैरह चलता है उसमें जो है यहाँ पे दिल एक अच्छा जो खून है, अच्छा ब्लड जो है, उसको एक बार में वो कितना, 1 मिनट में कितना भेजता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो चीज़ ये पूछ रहे हैं, वो होता है कार्डियक। कार्डियक जब भी नाम आ जाए समझ लेना दिल की बात करें, कार्डियक नाम कहीं भी कार्डियक की बात करने लगे, दिल की बात है सीधी सीधी, तो हृदय की बात है, तो कार्डियक आउटपुट होता है। आराम करने वाला कार्डियक आउटपुट लगभग है, तो जब हम आराम कर रहे हैं तो उस समय कार्डियक आउटपुट कितना रहता है, 5 लीटर रहता है, यानी कि आपको 5 लीटर 1 मिनट में आपका ब्लड जो है आपके शरीर में दौड़ चुका होता है। एक धड़कन या संकुचन के दौरान पंप किए गए रक्त की मात्रा को कहा जाता है, क्या कहते हैं, स्ट्रोक की मात्रा। ऑक्सीजन के बिना
ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, वो है अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन के बिना का क्या मतलब है, यहाँ पे आप सांस नहीं ले पा रहे हो लेकिन आपको ऊर्जा की जरूरत है। जैसे 50 मीटर स्प्रिंट टाइप की एक्टिविटी होती है, जब आपको ऊर्जा तो चाहिए लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बीच रास्ते में, तो उस समय होता क्या है, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज बनती है और उसको हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। हृदय हाइपरट्रोफी है तो वो कौन सी इनमें से, व्यायाम के कारण वेंट्रिकुलर व्यायाम वॉल्यूम में वृद्धि। एक वयस्क के लिए सामान्य श्वसन दर है, मतलब कितने सांस लेता है वो नॉर्मल, ठीक है। एक वयस्क जो है वो 12 से 20 सांस के बीच में लेता है। अगर वो भाग भूग के आ रहा है तो फिर ज़्यादा भी लेगा, वो नॉर्मल है ये, आराम से तुम जब बैठे हो। व्यायाम के दौरान प्रति मिनट सांस की मात्रा बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है सांस प्रति मिनट, 40 सांस के आसपास आपकी सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है अगर आप व्यायाम करते हो तो। मांसपेशीय तंत्र का व्यायाम का कौन सा दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है। दीर्घकालिक क्या होता है, लंबे ड्यूरेशन में जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा मांसपेशीय तंत्र पर अगर व्यायाम कर रहे हो, मतलब नहीं है का मतलब है वो इंस्टेंट के लिए जो हमसे है वो बाद में नहीं रहने वाला। जैसे मांसपेशियों की हाइपरट्रोफी, पाचन में वृद्धि, मायोग्लोबिन में वृद्धि, रक्त आपूर्ति में वृद्धि, तो क्या है वो रक्त आपूर्ति में वृद्धि, यानी कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। एक्चुअल में ये कह रहे हैं रक्त आपूर्ति में वृद्धि का मतलब है आपका जो खून का बहाव है वो तेज हो जाता है। अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, तब बढ़ जाता है, नॉर्मल होते ही फिर वो भी नॉर्मल हो जाता है। अगर वो तेज रहेगा तो डॉक्टर बोलेगा हाई बीपी हो गया, ये ले गोली खा। मांसपेशीय तंत्र पर व्यायाम का कौन सा अल्पकालिक प्रभाव नहीं, यानी छोटे टाइम का प्रभाव नहीं है। लैक्टेट का संचयन, मांसपेशियों के तंतुओं में सूक्ष्म चोट, मांसपेशियों के तापमान में वृद्धि, लैक्टेट अम्ल सहनशीलता में वृद्धि। तो क्या है, लैक्टेट अम्ल सहनशीलता में वृद्धि, यानी कि अब जो कैपेबिलिटी आपकी थी व्यायाम करने से वो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू लैक्टेट अम्ल, लैक्टिक एसिड की वजह से बढ़ जाती है। शारीरिक गतिविधि खालिस्तान को बढ़ाने में मदद करती है, किसको बढ़ाती है, मांसपेशियों के आकार को। अब हड्डियां तो मोटी पतली होती नहीं है, जो है वो उतनी रहती हैं। मस्तिष्क का आकार भी नहीं बढ़ता, ऐसे थोड़ी ना तुम अब नॉर्मल दिमाग है एलियन बन जाओगे फिर मोटे दिमाग वाले, है ना, वो नहीं होने वाला। यकृत का आकार, ये चीज़ें नहीं बढ़ती शारीरिक गतिविधि करने से, सिर्फ एक्सरसाइज करने से, जिम जाने से मांसपेशियों के आकार में फर्क पड़ता है। मांसपेशियों में संग्रहित ग्लाइकोजन में वृद्धि खालिस्तान का प्रभाव है, किसका प्रभाव है, उपरोक्त सभी का, यानी कि एरोबिक प्रशिक्षण, अवायवीय प्रशिक्षण, मिश्रित प्रशिक्षण, सारे टाइप के प्रशिक्षण जब मिल के आप करते हो तो उससे जो है ग्लाइकोजन में वृद्धि होती है, उपरोक्त सभी आएगा। पुरुष और महिलाएं आमतौर पर किस आयु के बीच अधिक अपनी उच्चतम शक्ति का स्तर प्राप्त कर लेते हैं, तो किस उम्र के बीच में, 20 से 40 उम्र। उससे पहले तो तुम कमजोर ही होते हो, बच्चे होते छोटे छोटे, तो उनको तो ऐसे ही उठा के फेंक दोगे तुम, तो उच्चतम शक्ति नहीं होगी तुम्हारे पास उस टाइम। यह हड्डी की एक निश्चित मात्रा में निहित खनिजों, ज़्यादातर कैल्शियम और फास्फोरस की बात कर रहे हैं, कि मात्रा का माप है, उसको हम क्या कहते हैं, अस्थि द्रव्यमान, या फिर अस्थि घनत्व भी कहते हैं। हड्डी का घनत्व जो होता है वो भी कहा जाता है इसको, अस्थि द्रव्यमान सभ्य शब्द है थोड़ा। विशिष्ट मेजबान ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित रक्त में स्त्रावित और पूरे शरीर में ले जाने वाले रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डी कमजोर होने से हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। मैं ऑलरेडी पढ़ा के आया था ओस्टियोपोरोसिस, जिससे हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, कमजोर हो जाती है और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। शरीर के किसी अंग, कोशिका या अन्य ऊतक के आकार में कमी को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम अपक्षय। मोच एक चोट है, मोच कैसी चोट है, ये देखो एक जो है मोच है, एक खिंचाव है शायद इनमें, स्प्रेन स्ट्रेन मैंने इंग्लिश में पढ़ा, उसमें ज़्यादा ध्यान है मेरे को ये, तो एक मोच है शायद, एक खिंचाव है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। एक में जो है हड्डी से मसल टू टेंडन है, एक टेंडन टू मसल, ऐसा कुछ करके है ना, बोन टू टेंडन, ये डैमेज अलग अलग चीज़ें होती है, मतलब एक इंटरनल चोट है थोड़ी ज़्यादा, एक बाहर की चोट है। तो मोच एक चोट है, किसकी चोट है, लिगामेंट की। हड्डी का अस्थि भंग चोट का उदाहरण है, कौन सी चोट का, कठोर ऊतक की चोट का। कोमल ऊतकों की चोट से नुकसान होता है, किसको नुकसान होता है, स्नायुबंध और टेंडन को। एक अस्थि भंग जिसमें हड्डी तिरछी टूटती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं तिरछा अस्थि भंग। अब देखो आपको वैसे तो सारे अस्थि भंगों के बारे में ओवरव्यू सा पता होना चाहिए, जैसे पॉपुलर जो आता है एग्जाम्स में
वो आता है कच्ची अस्थिभंग। बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन जो दिखता है हमको देखने को ज्यादातर, कच्ची अस्थिभंग। ये बच्चों में होता है, 10 साल या 8 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं लगभग, उनमें होता है। उनकी हड्डियां कच्ची होती है, कमजोर होती है, और वो ऐसे गिर गई जमीन पे और उससे हड्डी टूट गई, तो ऐसी होती है वो कच्ची अस्थिभंग होती है वो वाली, ठीक है। ऐसे ही तिरछी अस्थिभंग में हड्डी टेढ़ी टूट जाती है। अनुप्रस्थ अस्थिभंग में हड्डी, देखो सब में टूटती हड्डी है। पचड़ी अस्थिभंग में ये अलग अलग टाइप से, अलग अलग, किसी की टेढ़ी टूट गई, किसी की ऐसे टूट गई, है ना, किसी की टुकड़ों में टूट गई, तो वो ऐसे अलग अलग टाइप की अस्थिभंग होती है। प्राथमिक चिकित्सा है, क्या है प्राथमिक चिकित्सा? हताहत को दी गई पहली सहायता, उसको हम फर्स्ट एड बुलाते हैं, प्राथमिक चिकित्सा बुलाते हैं। ड्रेसिंग और पट्टियों का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, किसके लिए करते हैं? ड्रेसिंग और पट्टियों का उपयोग रक्त स्त्राव को नियंत्रित करने, यानी कि जो खून बह रहा है उसको रोकने के लिए, और संक्रमण को रोकने के लिए, यानी कोई इन्फेक्शन वगैरह न हो। बाहरी रक्त हानि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? घाव पर सीधा दबाव डाले। ज्यादातर मतलब होता क्या है, जैसे मतलब जहां पर खून बह रहा है जहां से, वहां पर हाथ रखो और उसको प्रेस कर दो पावरफुल, मतलब दबाव के साथ में। तो उससे क्या होता है, जैसे हम लोग होता है चोट लग गई तो उसको अंगूठे से भींच लेते हैं अगर छोटी सी चोट है तो, ताकि खून बाहर ना निकले। तो ये वही है, घाव पर सीधा दबाव डालना, जिससे जो खून है उसकी हानि रुक जाती है। जले हुए स्थान को कम से कम ठंडे पानी में डुबा देना चाहिए या उससे उसके नीचे रखना चाहिए। तो कितनी मिनट के लिए हमसे कहा जा रहा है? 10 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य मार्गदर्शक लक्ष्य और उद्देश्य हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा के क्या उद्देश्य हैं? वर्तमान आगे की चोट रिकवरी को बढ़ावा देना और जीवन को सुरक्षित करना, यानी कि अगर कुछ इमरजेंसी पड़ती है तो उसमें काम आएगी प्राथमिक चिकित्सा। राइस उपचार है, राइस यानी रेस्ट, आइस कंप्रेशन एलिवेशन। अब रेस्ट यानी आराम, आइस यानी कि बर्फ, अब दो तो आपको वैसे ही पता लग गया बर्फ, और इनमें से ये होगा कोई सा। कंप्रेशन और फिर है एलिवेशन। कंप्रेशन यानी कि दबाव और एलिवेशन ऊपर उठाना, तो बी ऑप्शन होएगा आपका। ये आगे पीछे करेंगे, बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सांद्रता को सहन करने की क्षमता सहन शक्ति प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। खालिस्तान, कौन सा खालिस्तान में क्या आएगा हमारा? लैक्टिक अम्ल। एक जगह पर कूदना खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? आइसोटोनिक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जीव यांत्रिकी और खेलकूद। जीवित जीवों के अध्ययन में यांत्रिकी सिद्धांतों के अनुप्रयोग का वर्णन करते हुए जीव यांत्रिकी शब्द को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1970 के दशक की शुरुआत में। वह क्षेत्र जहां बलों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? गतिज कहते हैं। स्पोर्ट्स जीव यांत्रिकी कैब को इस प्रकार वर्णित किया जाएगा, मतलब अच्छा ये इंग्लिश में क्या बुलाते हैं एक्चुअल में यार, इसको अजीब सा वर्ड हो गया हिंदी में तो मेरे लिए। चलो ये होगा एक्चुअली, तो वर्ड तो है आपकी बुक में, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है बस ये। चलो देखते हैं इसको, मैं इंग्लिश में एक बार चेक कर लेता हूँ इंग्लिश में इसको क्या बुलाते हैं। हाँ, इसको स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक कैब ही है, ठीक है, मुझे लगा ये कहीं कब ना हो, तो कैब ही है, ठीक है। स्पोर्ट्स जीव यांत्रिकी कैब को खालिस्तान को इस प्रकार वर्णित किया जाएगा, तो किस प्रकार वर्णित करते हैं हम उसको? खेल की भौतिकी के रूप में। फ्लैक्शन जो शब्द है इसका क्या मतलब है? फ्लैक्शन का मतलब होता है आपका झुकना। एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन क्या है? वो है आपका सीधा, मतलब कि एक्सटेंड हो रहा है वो इस तरीके से सीधा होना। ये जो है ना, ये जो आपको एक्चुअल में अजीब से लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे इस वाले चैप्टर में ज़्यादातर जो फिजिक्स है साइंस की उसका इस्तेमाल हो रहा है, जो फिजिक्स स्ट्रीम से है उनको पता होगा, और ज़्यादातर आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो है ना फिजिक्स को, तो इस वजह से हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर मैंने नहीं देखा अभी तक कोई स्टूडेंट हिंदी में फिजिक्स पढ़ रहा है। मुझे ऐसा इक्का दुक्का तो होगा बट ज़्यादा प्रचलन नहीं है, तो इस वजह से हमको थोड़ी अजीब सी लगती है ये हिंदी में। संदर्भ अक्ष को दूर जाना कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? अपहरण। संदर्भ अक्ष के करीब लाना क्या कहलाता है? उसको कहते हैं अभिवर्तन। वह तल जो शरीर को बाएं और दाएं में विभाजित करता है उसको कहते हैं हम धनुतल। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु की गति जितनी अधिक होगी वह जो है अपनी गति में स्थिर रहेगा, उतना ही ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा, जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं उसमें होता है। न्यूटन की गति का पहला नियम कौन सा है? वो है जड़ता का नियम। जड़ता हो या जड़ता सेम ही चीज़ होती है, यहाँ पे ये मिस टाइप हो गया थोड़ा। जड़ता, देखो वैसे जड़ता लिखना चाहिए था मेरे को। जड़ता का नियम और जड़ता एक ही चीज़ है, ये कन्फ्यूज मत होना। जड़ता का नियम भी बुला देते हैं, जड़ता का नियम भी बुला देते हैं।
तो वैसे मेरे को ये जड़ता लिखना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता। ठीक है, दोनों से मैं गलत कोई सा भी नहीं, इसमें से कोई सा भी अगर लिख दिया जाए। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? त्वरण का नियम। किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले बाहरी बल के कारण होने वाले त्वरण को तकनीकी रूप से उस वस्तु के में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें किया जाता है वेग में। घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। खालिस्तान भरना था, मैंने ऐसे ही भर दिया। विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। निम्नलिखित खेलों में किस खेल में घर्षण सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो है आइस स्केटिंग, क्योंकि बर्फ में क्यों खेल रहे हैं? ताकि घर्षण कम हो सके, तो घर्षण का ज़्यादा रोल यहाँ पे रह नहीं जाता। घर्षण एक है, क्या है घर्षण? घर्षण एक संपर्क बल है। संपर्क बल माने कि जो कांटेक्ट में आएगा, मतलब एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है कि हवा, मतलब कुछ भी संपर्क में नहीं, कुछ भी किसी भी चीज, कोई भी चीज नहीं है तो वहां पे कोई घर्षण बल भी नहीं लगता। जैसे स्पेस हो गया, मतलब अंतरिक्ष में, तो वहां पर जो है हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पर कोई घर्षण बल भी नहीं है। आप ब्रेक लगाओगे, कहीं नहीं लगने वाले वो ब्रेक। किसी सतह पर उत्पन्न होने वाले घर्षण की मात्रा के माप को खालिस्तान घर्षण कहा जाता है, उसको कहते हैं गुणांक घर्षण। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र किसी वस्तु के खालिस्तान का औसत स्थान है, तो क्या है वो? भार। त्वरण के नियम में किसी वस्तु का त्वरण उसके खालिस्तान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्या होता है वो? द्रव्यमान के। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मनोविज्ञान और खेल। सेल्डन के अनुसार एंडोमॉर्फ शरीर का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है? गोल शरीर का। किस प्रकार के शरीर की विशेषता गोल शरीर और प्रसन्न व्यक्तित्व हो सकती है? तो वो भी आपको पता लग गया। अभी देखो, अभी तो हम पढ़ के आए थे एंडोमॉर्फ शरीर, यहाँ पे भी एंडोमॉर्फ शरीर आपका। एक व्यक्ति जो निर्भीक और मिलनसार है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बहिर्मुखी। वह प्रेरणा जो व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो आनंद, खुशी या चुनौती प्रदान करते हैं, कहलाती है। उसको हम कौन सी प्रेरणा कहते हैं? आंतरिक प्रेरणा। पुरस्कार या प्रशंसा के माध्यम से प्रेरणा कहलाती है, कौन सी है वो है बाहरी प्रेरणा, यानी कि बाहर से किसी ने इनाम दे दिया तो तुम इसीलिए काम कर रहे हो क्योंकि तुमको इनाम मिल रहे हैं। आंतरिक प्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेट हो, आपको जो है खुद से ही काम करना पसंद है, आपका कोई टारगेट है, इस वजह से आंतरिक प्रेरणा होती है वो। निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा की विशेषता नहीं है? लक्ष्य, प्रतिक्रिया, आवश्यकता, दृष्टिकोण, तो क्या है? प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कोरोनरी हृदय रोग की रोकथाम के लिए प्रभावी है? तो कौन सा वो? नियमित व्यायाम। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित व्यायाम का परिणाम नहीं है? हड्डियों के घनत्व में वृद्धि, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, दीर्घ आयु के में वृद्धि, तो क्या है? कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि। ये जो है आंसर रहेगा, ये जो है व्यायाम का परिणाम नहीं है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपको जो है बीमार होने का खतरा या हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। और एक्चुअल में फिर व्यायाम करने का फायदा क्या होगा जब तुमको व्यायाम करने से ही हार्ट अटैक आ जाएगा, तो है ना? तो ये तो गलत बात हो गई। आमतौर पर लोग नियमित व्यायाम कार्यक्रम का पालन नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास उचित लक्ष्यों की कमी होती है, कोई टारगेट ही नहीं है। उनको एक्सरसाइज तो करनी है, उनको पता ही नहीं क्यों करनी है, तो इस वजह से वो थोड़े दिन करते हैं और फिर छोड़ के भाग जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्याय संगत व्यवहार है? तो कौन सा वो है आग्रहता। वाग आक्रामकता में मुख्य उद्देश्य आक्रामकता का उपयोग करना है। क्या कौन सा? प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाना है, सकारात्मक लक्ष्य प्राप्त करना है, अपनी ईर्ष्या की भावना व्यक्त करना है, किसी प्रतिद्वंदी के प्रति अपनी शत्रुता दिखाना है। तो कोई सी भी आक्रामकता हो, अपना फायदा सब देखते हैं, सकारात्मक लक्ष्य को प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। खेलों में आक्रामकता खालिस्तान के माध्यम से प्रदर्शित होती है, तो क्या है वो? गाली गलौज से, है ना, अपशब्दों के प्रयोग से। उदासी, मनोदशा में बदलाव और भावनात्मक अस्थिरता जैसे लक्षण संबंधित है। किससे संबंधित है? विक्षुब्धता से। प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को खालिस्तान भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? शत्रुतापूर्ण आक्रामकता भी उसको कहा जाता है। एक व्यक्ति जो नई चीजें, नई अवधारणाएं और नए अनुभव सीखना पसंद करता है, उसे हम किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? तो उसको हम कहेंगे खुलापन, ओपननेस कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि वो हर चीज में इंटरेस्टेड है।
दूसरों को खेलते और आनंद लेते हुए देखना, जो बदले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, यानी दिव्यांगों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, को भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, किस प्रकार की रणनीति का हिस्सा है। कैसी रणनीति है वो? सामाजिक। नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर आपका खेलों में प्रशिक्षण। इसमें से जो है ज़्यादातर तो बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग सभी चैप्टर का ऐसा ही है। छोटे क्वेश्चन कुछ एक चैप्टर से आते हैं ज़्यादा, तो ठीक है। जिस चैप्टर में ज़्यादा एमसीक्यूज है मतलब उसमें से एमसीक्यूज आते भी ज़्यादा हैं, जिसमें कम है तो उसमें से एमसीक्यूज आते भी कम है। आइसोकाइनेटिक विधि का विकास किया था, किसने किया था? जे पेरिन ने। किस व्यायाम में कोई हलचल नहीं होती? तो देखो व्यायाम अलग अलग टाइप के होते हैं, किसमें हलचल होती है, कुछ में नहीं होती। तो आइसोमेट्रिक ऐसा ही व्यायाम है जिसमें हलचल नहीं दिखाई पड़ती। जैसे आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, आप जो है ऐसे कुर्सी वाले पोस्चर में बैठे हो, ऐसे होता है ना। जैसे ये दीवार है, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं ऐसे, दीवार के सारे ऐसे बैठ जाते हैं ना, ये आप बैठे हो, ठीक है। तो ऐसे करके, तो इसमें आप दिख तो नहीं रहे कुछ करते हुए, बैठे हो आराम से, लेकिन आपकी जान लग रही है, पावर लग रही है, शक्ति लग रही है। तो ये इस प्रकार के व्यायाम होते हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम। आप किस प्रकार की शक्ति के तहत शॉर्ट पुट को लाएंगे? वो है आपकी अधिकतम शक्ति। शॉर्ट पुट में क्या होता है? एकदम थोड़ी से टाइम के लिए ज़्यादा शक्ति चाहिए होती है, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार कौन सा सहन क्षमता का प्रकार नहीं है? तो कौन सा है? गति सहनशीलता। 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट खालिस्तान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? गति सहन क्षमता के अंतर्गत आता है। किस गतिविधि की गति में कोई भिन्नता नहीं होगी? इसमें निरंतर प्रशिक्षण विधि में। गति का कौन सा प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दौड़ना। लचक का कौन सा प्रकार नहीं है? तो कौन सा है वो? खिंचाव। किस विधि में लयबद्ध तरीके से खिंचाव किया जाता है? तो किस में करते हैं हम? बलिस्टिक विधि में। अब ये जो है ना बलिस्टिक विधि, इसको कई बार जो है कंफ्यूज कर देते हैं लोग, इन्होंने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है कई बार। इसको जो है बैलिस्टिक, ऐसे आए की आगे आए लगा देते हैं, बैलिस्टिक विधि ऐसे करके भी लिख देते हैं, स्टिक तो पीछे ऐसे रहेगा, तो ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, और कई बार बलिस्टिक विधि भी लिख देते हैं। कन्फ्यूज मत हो ना, सेम ही चीज़ है ये बलिस्टिक विधि। शरीर के अंगों की गतिविधियों को एक दूसरे के साथ समन्वित करने और एक निश्चित लक्ष्य उन्मुख शारीरिक गतिविधि के संबंध में समन्वय करने की योग्यता को किस रूप में जाना जाता है? तो क्या कहते हैं हम उसको? युग्मन योग्यता। गति चरणों की उच्च स्तर की बारीक ट्यूनिंग प्राप्त करने की योग्यता को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में? विभेदन योग्यता। सर्किट प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? तो किसने डिजाइन करी थी? एडमसन और मार्गन ने। फार्टलेग प्रशिक्षण का उपयोग खालिस्तान विकसित करने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए होता है? सहन क्षमता विकसित करने के लिए। जूडो और कुश्ती जैसे खेलों में किस प्रकार की समन्वयात्मक योग्यता की आवश्यकता होती है? तो कैसी योग्यता? विभेदन योग्यता। आईएसओ और मैट्रिक से आपका क्या तात्पर्य है? आईएसओ का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। तो ये ऐसे बताना है कि इनका दोनों का अर्थ क्या है। आईएसओ का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। लंबी कूद में टेक ऑफ खालिस्तान शक्ति का एक उदाहरण है, यानी कि लॉन्ग जंप जो है होती है, तो उसमें किसका उदाहरण है? विस्फोट शक्ति का जो है आपका यूज होता है। तो ये थे आपके टोटल एमसीक्यूज जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज थे ये, और मोस्टली एमसीक्यूज आपको इनमें से मिल जाएंगे देखने को। बाकी हाँ, अपनी मर्जी से भी बना देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हो, कई बार जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं या तो उनमें से बनेंगे एमसीक्यूज, उनमें आपको अगर पढ़ोगे तो उनमें से देखने को मिलेंगे कई सारे। और अगर आप जो है सिर्फ एमसीक्यूज भी करते हो, इनमें से भी कई सारे आपको रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं। बाकी मॉडल पेपर की वीडियो देख लेना, वो मैंने करा रखी है, उससे आपको और भी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, पेपर कैसा आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और अभी एक चीज़ और बताना कमेंट्स में सभी स्टूडेंट कि किसने वीडियो लास्ट तक देखे, ताकि मेरे को तसल्ली हो जाए कि हाँ मैंने वीडियो आपके लिए बनाई, मेहनत करी, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है और आपने ये वीडियो को पूरा देखा है। कमेंट में ज़रूर से बताना। और हाँ, एक और चीज़ है अभी जो बता देता हूँ, अगर किसी को इसकी आंसर की परचेज करनी है, देखो एमसीक्यूज हैं विद आंसर, यहाँ पे वैसे करा दिया मैंने, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी विद आंसर मैं करा दूंगा यूट्यूब पे वीडियो में। लेकिन अगर किसी को प्रिंट कराने हो या याद करने हो, बैठ के याद होते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है, गूगल पे जाके सर्च करना cclchapter.com, ऊपर ही वेबसाइट मिलेगी। इस पर आपको शॉप के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको अपना बोर्ड चूज करना है। अगर आपको परचेज करने में कुछ कन्फ्यूजन होता है कैसे परचेज करना है, क्या करना है, तो ये वीडियो देख लेना, यहाँ पे मैंने ऐड कर रखी है। अब हरियाणा बोर्ड चूज करना है
और उसके बाद में नीचे आओगे 11th-12th क्लास में, तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में, दोनों मीडियम में मैंने अपलोड कर रखी है। ध्यान रखना इनमें ब्रैकेट में डाल भी रखा है मैंने कि जैसे शारीरिक शिक्षा है तो यहाँ पे जो है आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हो CCL सुपर, या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, यहाँ पे हर जगह लिंक मिल जाएगा ऊपर ही। आप कोड यूज कर सकते हो CCL सुपर 25, ठीक है, ये वाला कोड यूज कर लेना। इस कोड से आपको जो है यहाँ पे इस PDF में डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। जिसको परचेज करनी हो परचेज कर लेना। अगर यहाँ पे पेमेंट करने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सीधा हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो इस लिंक के थ्रू, और वहाँ से जो है आप, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा टेलीग्राम लिंक में, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्ट पेमेंट लेके टेलीग्राम पर हमको डायरेक्ट जो है PDF डाउनलोड करवा सकते हो अपनी, मतलब मैं भेज दूंगा खुद से, ठीक है। वो उस तरीके से ले लो या यहाँ से परचेज कर लो, आपकी मर्जी है। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।